देखिए क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया, स्फीयर S1 ऑफ रेडियस R1 इंक्लूड अ नेट चार्ज Q if there is another concentric sphere S2 of radius R2 enclosing charge Q, find the ratio of the electric flux through S1 and S2 and यहाँ पे दो स्फीयर दिखाई दे रहा है, आपको दिख रहा साफ है। ये S1 है पहला वाला, और ये S1 है, ये वाला, और ये बाहर वाला S2। तो कह रहा था कि द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 and S2। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फार्मूला है आपके पास YE इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाय R। Therefore, for two cases, phi1 upon phi2 is equal to epsilon naught is constant. Then phi is only dependent of Q. So Q1 upon clear. This is equal to phi of S1 upon phi of S2, and which is equal to charge enclosed to the surface S1. This is a Q upon charge enclosed to the surface S2। ये दोनों चार्ज S2 के अंदर है कि नहीं? Then Q and plus 2 and which is equal to Q upon 3Q। Q से Q कैंसिल हो गया, this is 1 upon। ठीक है, अब आगे यहाँ तक का जवाब हम लोगों ने देख लिया। How will the electric flux through sphere S1 change if a medium of dielectric constant K is introduced in the space inside S2 in place of K? यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, इसमें डाइलेक्ट्रिक आपने दिया कौन सा डाइलेक्ट्रिक है, तो फिर कैसे चेंज हो रहा है? हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू इसमें S1 का कैसे चेंज होगा? तो S1 का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है phi1 एंड दिस इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब इस S1 को किसी ऐसे मीडियम में रखा जाएगा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, अभी तक तो ऐसे मीडियम में रखा गया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 है, तो ये मिला था। अब जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में रखा गया तो एप्सिलॉन नॉट के साथ कैपिटल K दिया जाएगा, और जब कैपिटल किया जाएगा तो ये कैसे चेंज हो रहा है? ये जो फाइस है S1 है, फाइस में कैसे चेंज हो रहा है? इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल K। जैसे जैसे K बढ़ेगा वैसे वैसे क्लियर हो गया। अब इसके बाद thin strand infinitely long conducting wire having charge density lambda is enclosed by a cylindrical surface of radius r and length l, its axis coinciding with the length of the wire. Find the expression for the electric flux through the surface of the cylinder। ठीक है भाई, चलो देखो, तो हम लोग क्या करते हैं, एक सिलेंडर कंसीडर करते हैं। देखो, एक सिलेंडर कंसीडर कर लेते हैं। ये हमने ले लिया एक सिलेंडर, देखो ये हमने ले लिया एक सिलेंडर, ठीक है। अब इस सिलेंडर से होकर एक कंडक्टर जा रहा है, इस सिलेंडर से होकर एक कंडक्टर जा रहा है। ये देखो, ये है कंडक्टर।
कंडक्टर का जो लेंथ है वो है इन्फिनिटी, भी आगे की तरफ बढ़ा हुआ और यहाँ भी ऐसे बढ़ा, ये है पोजीशन, ठीक है ना। ये 4 वायर है। इस सिलेंडर का जो रेडियस है वो R है, इस सिलेंडर की जो हाइट है वो L है, क्लियर। अब ये कह रहा है कि सिलेंडर से जितने सरफेसेज हैं सबसे कितने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाएंगे, ये आपको बताना है, ठीक है ना। सिलेंडर का एक तो सरफेस ये हुआ प्लेन सरफेसेज ऑफ द सिलेंडर, तो मैंने क्या बताया, मान लो इससे क्या निकला φ1, इससे क्या निकला φ2, ठीक है भाई, समझ गए। और ये एक और बचा है, ये वाला कौन बचा है, ये वाला बचा हुआ है, ये वाला आउटर सरफेस एरिया, और इस आउटर सरफेस एरिया से हम जो फ्लक्स है ठीक है ना। तो कितने फ्लक्स हो गए, तो नेट फ्लक्स फाई इज इक्वल टू φ1 प्लस, ऐसा करते हैं, ये दोनों को सेम होगा, ये भी φ1 प्लस φ1 और प्लस, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे, और उसमें क्या कह रहा है कि चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, तो हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। इस एल लेंथ, ये सिलेंडर के अंदर ये वाला जो पार्ट है कंडक्टर के लिए, और वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये कंडक्टर का ये वाला पार्ट जो सिलेंडर के अंदर है, केवल उतने ही कि चार्ज से हमको मतलब है, जो सिलेंडर के बाहर है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। और लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा होने का मतलब क्या हुआ कि चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है, एक लेंथ के लिए, यूनिट लेंथ के लिए चार्ज है लैम्डा, तो एल लेंथ के लिए क्या हो जाएगा लैम्डा इंटू एल, क्लियर। तो यहाँ से बाय गॉस थ्योरम दिस इज q अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड व्हिच इज इक्वल टू 2φ1 एंड प्लस φ2, ध्यान से देखना, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, खूब ध्यान दें तभी आएगा समझ में, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं एरिया A1, ये वाला है एरिया A1, ये भी क्या होगा A1, और इसके को हम मान लेते हैं एरिया A2। अब हम यहाँ पर ये देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स हैं ऐसे बाहर की तरफ निकलेंगे, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स इसके वजह से ऐसे बाहर की तरफ निकले रहेंगे सभी दिशाओं, ठीक है भाई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा इससे आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। यहाँ पर हम सबसे पहले ये देखो, ये वाला जो एरिया है सिलेंडर का, कौन वाला, जो ये लाल वाला एरिया, ये लाल वाला एरिया, ये जो प्लेन एरिया है, इस पर एक छोटा सा एरिया आप कंसीडर करते A1 है, उसका जो छोटा पार्ट होगा वो होगा T1, समझ में आ गया। इसी तरह से यहाँ भी इस पर भी छोटा सा पार्ट होगा T1, क्लियर। फिर यहाँ देखो जो इसका आउटर सरफेस एरिया है उसका एक पार्ट हम ले लेते हैं, ये जो आउटर सरफेस एरिया है ये वाला, ठीक है ना, आउटर ये वाला, इसका छोटा पार्ट हम ले लेते हैं, यानी ये वाला एरिया है, ठीक है ना, ये वाला है, समझ पा रहे हैं, ये वाला ये है DA2, समझे ना।
इस पर इसका जो डायरेक्शन होगा ये DA2 है और इसका डायरेक्शन होगा नॉर्मल टू दिस सरफेस। ठीक है, अब हम आपको और बढ़िया बता देंगे, पहले कितना समझने के लिए समझिए। तो अब यहाँ पर आपको ही पता है फार्मूला ना, पाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी। पता है कि नहीं पता है? अरे बोलो, पता है ना? इसके बाद ध्यान से देखो, पहले मैं समझा दूँ कि मैंने क्या क्या बताया। एक हमको पेपर कोई पेज लीजिए, सीट एक दीजिए, कोई भी एक आदमी को लीजिए, जो भी है ये है आपका सिलेंडर, ये सिलेंडर यही सिलेंडर होगा। इस सिलेंडर में दो तरह के सरफेसेज हमने बताया, एक है ये सरफेस प्लेन सरफेस ऑफ द सिलेंडर, दिस इज आल्सो प्लेन सरफेस ऑफ द सिलेंडर। तो इसी को हमने इसका एरिया को A1 मान लिया, इसके एरिया को A1 मान लिया। तो A1 का जो सबसे छोटा पार्ट होगा, डिफरेंशियल पार्ट ऑफ A1, दिस इज DA1। इधर पे DA1 इसका डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इसका डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और एक है आउटर सरफेस एरिया। तो हमने क्या किया है कि देखो यहाँ पर, यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पर इसका एरिया का डायरेक्शन इधर होगा कि नहीं होगा? अजी समझ में आ रहा कि नहीं? इसके एरिया का डायरेक्शन इधर होगा कि नहीं होगा? और इसके एरिया का डायरेक्शन ऊपर होगा कि नहीं होगा? वही मैंने दिखाया होगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया? बोलो जल्दी। तो ये क्लियर है आपको? बोलो। तो बस देखो, अब ये हो गया 2 टाइम इंटीग्रल ई डॉट DA1 वाला है फाई1 एंड प्लस इंटीग्रल, ठीक है, इंटीग्रल ई डॉट DA2। ये बात क्लियर हुआ? अब यहाँ पहुँचो Q/ε0 and this is equal to 2 times integral E DA1 and cos of angle between DA1 and E. Yes. This angle is 90 degree. And plus integral E DA cos of angle between DA2 and E. This is 0 degree. And then lambda Q is equal to lambda L। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं? lambda L, yes, upon epsilon naught is equal to 0, cos 90 degree is equal to 0, and plus E integral dA, clear, and cos 0 is equal to 1। lambda L upon epsilon naught, and which is equal to E into dA, integral dA2 is dA2, integral dA2, that means dA2 is elementary part of outer surface area of the cylinder, and the sum of all dA2 is equal to total surface area of the cylinder. And what is the total surface area of the cylinder? Which length is smaller and radius is r? 2 pi r. Clear? Therefore, lambda L upon epsilon naught, and which is equal to E into 2 pi r. 2 pi r. Clear? तो ये कितना बन गया आपका? यहाँ से L से L कैंसिल हो जाएगा। बोलो, L से L क्या हुआ? कैंसिल हो गया। और उसके बाद क्या बचा? ये आपका E इक्वल टू बच गया 1/2 पाई, और एप्सिलॉन नॉट को लगा दिया नीचे, और आगे आ गया लैम्डा L अपान K/r। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू चार्ज infinitesimal long wire. Clear? But in the question
क्या पूछा क्वेश्चन? What is the electric flux related to the surface or related to the cylinder? तो अब ये देखो, by Gauss theorem, phi E equal to, ये तो हमने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बता दिया पूरा का पूरा, लेकिन ये क्वेश्चन आपसे क्यों नहीं पूछा? इसका पूरा मैकेनिज्म हमने समझा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से फ्लक्स रिलेटेड है, ये सारी चीजें बता। लेकिन यहाँ गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे, गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो Q नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड Q नेट इज lambda अपॉन एप्सिलॉन बेसिक। आपको इतने ही सॉल्व करना है इस क्वेश्चन, ठीक है। और ये एक आर्टिकल है पूरा का पूरा, जिससे हम अंदर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से सिलेंडर से कैसे कैसे कहाँ से रिलेटेड है ये आपको पूरा बताएंगे। अब इसी के बाद पूरी आर्टिकल फिर हम समझाएंगे। क्वेश्चन में आपको केवल इतने आर्टिकल एक बार और बना पहले